Yes. So in the last class, we have finished off with small topics जो थे हमारे पास लेफ्ट ओवर वो वाले हमने खत्म किए थे एंड द कंटिन्यूइंग टॉपिक दैट वाज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो हमारा वाइंड अप हो चुका था. नाउ वी आर बीइंग लेफ्ट विद वन ऑफ द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर एंड दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में मुझे आज डिस्कशन करनी है. We would finish it off with CFT and start with the new chapter that is D and F block elements. सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात जो भी थे लास्ट क्लास में, अगर कोई मुझे बता पाए कि what were the limitations of VBT, if anyone can tell me. Predict the stability of the compound. न्यूट्रल जो होते थे, हाँ मतलब वो न्यूट्रल लीगेंड से कोई लेना देना नहीं था बेटा उसका. हो सकता है नेगेटिव चार्ज लीगेंड होता तो भी वो ऐसा हो जाता, उसका कोई न्यूट्रल से लेना देना नहीं था. सबसे फॉरमोस्ट बात जो थी, इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक फील्ड लीगेंड. सबसे फॉरमोस्ट बात दैट इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड अ वीक फील्ड लीगेंड की कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है. ही वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट. Second thing, he was not able to identify or distinguish between the tetrahedral and the square planar geometry. दो चीजें. He was not able to tell about the thermodynamic stability of the compound. किसी भी compound की stability के बारे में वो account नहीं कर पाया था. He was not able to give the quantitative interpretation of the magnetic data. आपने देखा था NiCO whole 4 वाला केस जो हमने ये किया था बेटा, this was the case. NiCO whole 4, इसमें हमारा लीगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लीगेंड था, बट ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा था वीक लीगेंड की. अब जब वीक लीगेंड की हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो इट शुड शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक लीगेंड ओनली, बट ये फिर भी आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर आ रहा था जो आना नहीं चाहिए था इसको. सो इट वाज नॉट एबल टू गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा की कौन डाया होगा कौन पैरा होगा, किस में म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं बता पाया था. और लास्ट and the foremost thing that it was not able to tell anything about the color of the compound. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि ये चैप्टर पहले कराने का मेरा रीजन ही यही था. मैं नहीं तो आपको पहले डी एंड एफ ब्लॉक कराता. कलर इज वन ऑफ द टॉपिक एंड आज का जो टॉपिक CFT है, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर ये यहाँ पे आता होगा तो आप डी एंड एफ ब्लॉक में उसको इंप्लीमेंट कर पाते, इसलिए पहले मैंने डी एंड एफ ब्लॉक ना करा के पहले ये कराया कोऑर्डिनेशन. अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर द डी एंड एफ फर्स्ट. सो जो भी लिमिटेशंस मैंने आपको बोली वो सारी की सारी लिमिटेशंस वर बीइंग एड्रेस्ड बाय अ थ्योरी गिवन द नेम ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. जिसको आप डिनोट करते हो CFT से. अच्छे से सुनना समझना सीखना क्या चीज बोलती है. ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसमें कोई रट्टा नहीं मार सकते आप, तो इसलिए ध्यान से सुनना. कहती क्या है ये थ्योरी? इट सेज दैट कि जो सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास, कोई सा भी सेंट्रल मेटल एटम उठा के देख लो, दैट वुड बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट. पहली चीज बोलता है जो सेंट्रल मेटल एटम है, दैट सेंट्रल मेटल एटम is having with the d subshell. किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास d सबशेल होएगा बिकॉज इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट. अब अगर d सबशेल की बात करोगे तो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. इफ वी रिमेंबर हमने जो VBT करी थी उसमें आपने देखा था these were the 5 ऑर्बिटल्स, इफ वी रिमेंबर यही था. अब नाउ these ऑर्बिटल्स आर बेसिकली नेम्ड एज, अगर थोड़ी सी 11th याद करें हम तो कुछ ऐसा था dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और d. ये शायद याद होने चाहिए, हमने 11th में पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा ये आपने. अगर नहीं पढ़े थे तो याद रखो ये 5 होते हैं ऑर्बिटल्स. अब क्या मुझे कोई इसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर बता पाएगा कि कुछ इन सब को लेकर
इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज कि सम ऑफ देम आर ऑफ दिस टाइप, सम ऑफ देम आर ऑफ दैट टाइप? कुछ डिफरेंस है दोनों में? इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही डिफरेंस होता है। शेप तो सबकी सेम होती है बेटा, डबल डम्बल शेप होती है सबकी। बहुत बढ़िया। हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। एक, इन तीनों की अगर मैं बात बोलता हूं बेटा, तो दीज आर द ऑर्बिटल्स इन विच द यू कैन से द ऑर्बिटल्स आर देयर इन बिटवीन द एक्सिस। आप इसकी शेप बना के देखो, मैं आपको दिखाता हूं। टी एक्स वाई की शेप बनाता हूं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई की शेप होती थी कुछ ऐसी, दिस वॉज द एक्स वाई शेप। तो ऑर्बिटल्स अगर आप चेक करोगे तो कहां पे इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल, आया ना? सो वन ऑफ देम आर द वंस इन विच द ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस। सो यहां पे दे आर इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स जो इसके हैं, जो लूप्स बनाए हैं आपने, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। और अगर आप इन दोनों की बात करो तो मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। ये देखो, एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इज इट ऑन द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस? ऑन द एक्सिस। दोनों में डिफरेंस है। सो ये दोनों क्या होते हैं? ऑन द एक्सिस वाले। देयर लूप्स आर बीइंग ओरिएंटेड along the axis and their loops are being oriented in between the axis. This is the major difference between the two different types of d orbital, d subshells. Clear? अब ये क्या कहता है? बोलते हैं कि मेटल एटम के पास देयर आर वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल। ये मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। हमने वीबीटी में क्या सीखा कि मेटल एटम अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करता है और दोनों के बीच में क्या बन जाती है? बॉन्ड बन जाती है। यही सीखा था हमने वीबीटी में, दैट सेंट्रल मेटल एटम के पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जिनको आप वैलेंस ऑर्बिटल्स भी बोलते हो, और वो खाली होते हैं। उन वेकेंट ऑर्बिटल में लीगेंड कम्स, एक एक लीगेंड आता है, एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्लेस करता है अपने, and there is a bond being formed between the two and we say that a coordination compound is being formed। यही करते थे आप। तो यहां पे इसने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम के पास 5 डिफरेंट टाइप्स के डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर मान लो ये मेटल एटम है, अगर मैं एक्सिस लोकेट भी करना चाहूं, मान लो कुछ ऐसा ये है, बोलते हैं मेटल एटम के अराउंड अगर कोई सिमेट्रिकल ग्रुप आ रहा है, न्यूट्रल सिमेट्रिकल ग्रुप, तो ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है दैट इज आइडेंटिकल, दे आर डीजेनरेट इन नेचर। हमने हुंड्स रूल सीखा था, मैंने हुंड्स रूल बताया था आप लोगों को। वो क्या कहता था? दैट ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, दीज आर द degenerate orbitals। degenerate orbitals होते हैं that have the same energies। so all these 5 have the same energy, सबकी एनर्जी सेम होती है। तो बोलता है अगर मेटल एटम के अराउंड कोई न्यूट्रल ग्रुप आता है, कोई सिमेट्रिकल ग्रुप आता है, तो वो इसकी डीजेनरेसी को अपलिफ्ट नहीं कर पाता। अपलिफ्ट नहीं कर पाने का मतलब ये पहले भी डीजेनरेट थे, अगर इसके अराउंड कोई न्यूट्रल ग्रुप आ रहा है तो भी ये डीजेनरेट रह रहे हैं, इसकी डीजेनरेसी अपलिफ्ट नहीं हो रही है। बोलता है मगर अगर इसके अराउंड लीगेंड एटम आता है जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो लीगेंड आएगा कहां से बेटा? लीगेंड वुड बी अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सिस। मान लो यहां से कोई लीगेंड आ रहा है, मान लो NH3 ही आ रहा है, हैविंग अ लोन पेयर ऑन इट। यही है। अगर लीगेंड मेटल एटम के पास आएगा और मेटल के पास जो ऑर्बिटल है, मान लो ये एक टाइप ऑफ ऑर्बिटल ये है मेटल एटम के पास जो ऑन द एक्सिस वाले हैं, और एक ऑर्बिटल यहां पे होंगे, एक ऑर्बिटल मान लो यहां पे होगा जो इन बिटवीन द एक्सिस वाला होगा।
एक इन बिटवीन द एक्सिस वाला ऑर्बिटल होगा। और मेटल के ऑर्बिटल्स हैं तो मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी तो अवेलेबल थे, हम लोगों ने देखा। तो मान लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इधर भी है इधर भी है, तो कैन आई से देयर वुड बी द रिपल्शंस बिटवीन द लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेगा तो देयर वुड बी द पॉसिबल रिपल्शंस बिटवीन द टू, होंगी रिपल्शंस। रिपल्शंस ज्यादा कहां पे होंगी? on the orbitals या in the orbitals which are oriented along the axis or in the orbitals which are oriented in between the axis? मेरे ख्याल along the axis वाले। क्यों? क्योंकि मेटल एटम जो है उसमें अगर along the axis इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड भी along the axis आ रहा है, तो यहां पे बेटा एक दूसरे को हेड ऑन अप्रोच कर रहे हैं ये एक दूसरे को, तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होंगी कंपेयर टू दैट ऑफ ओवर हियर, बिकॉज ऑफ विच अगर रिपल्शन ज्यादा हो गई, एक में रिपल्शन ज्यादा है दूसरे में रिपल्शन कम है, तो स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। अब क्योंकि अगर किसी में रिपल्शन ज्यादा है तो वो अनस्टेबल हो गया, किसी में रिपल्शन कम है तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर रिपल्शन ज्यादा कम हुई मतलब अनस्टेबल हो गए या कोई स्टेबल हो गया, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वुड बी अफेक्टेड, बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अगर कोई ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और कोई ऑर्बिटल कम स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये शॉर्ट बात है। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस between ligand electron and metal electrons, the stability of the orbitals would be affected. Would be affected and they would be divided into two parts या two categories of higher and lower energies. तो बेटा हायर एनर्जीज वाले कौन हो जाएंगे? जो ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब जिसमें रिपल्शन ज्यादा है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो अनस्टेबल है। और वो कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दैट इज ऑफ हायर एनर्जी। कौन कौन हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और बेटा लोअर एनर्जी वाले कौन हो जाएंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बोलो किसी को इतनी चीजों में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो? क्लियर इट ऑफ। आर्यन क्लियर है? दक्ष समझ में आ गई बात? The energy and stability are inversely proportional to one another. So जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होएगी वो कम स्टेबल होंगे और जिनकी एनर्जी कम होएगी वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ये चीज ध्यान रखोगे। तो रिपल्शंस आर मोर इन द ऑर्बिटल्स व्हिच आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस देन इन द ऑर्बिटल्स व्हिच आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस। सो अलोंग द एक्सिस वाले आर
unstable, so they are having lower energy, and in between the axis wale are stable and they are having higher energies. मैंने ये अपोजिट लिख दिया ना बेटा, फिर नहीं. ठीक है. क्लियर है बात? चलें आगे. सो मेटल के अराउंड जब तक कोई लीगेंड नहीं आ रहा है, सिमेट्रिकल फील्ड है इसके अराउंड जब तक, तब तक इसके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मीनिंगली एनर्जेटिकली alike orbitals having same energies. When a ligand with a negative charge or a neutral group also having a lone pair of electron comes around the metal atom, the degeneracy of the d orbitals is being lifted up and they divide up into two parts, one the segment of higher energy and other the segment of lower energies. समझ गए इतनी बात? चल सकता हूं आगे अब? ठीक है. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल जो वाई एक्सिस होता है बेटा, वाई एक्सिस इज द एनर्जी एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है एनर्जी एक्सिस. सो मान लो हम लोगों के पास ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं. इन पांचों को मैंने अभी ऐसे लाइंस में दिखाया, बट एक आप बॉक्स का दिखाते तो सबकी एनर्जी सेम होती. तो दे ऑल आर हैविंग विद द सेम एनर्जी एट दिस टाइम, मतलब इतनी एनर्जी है, सबकी सेम है. दिस इज द एनर्जी एक्सिस. अगर इसके अराउंड लीगेंड की फील्ड आती है, लीगेंड आता है इसके अराउंड, तो इसकी डीजेनरेसी अपलिफ्ट हो जाएगी. दे वुड डिवाइड अप इन द एनर्जी. तो कैन आई शो इट लाइक दिस? The orbitals which are lower down in the energy, these we call them to be T2G orbitals. इनको क्या नाम देते हो? T2G orbitals. And the orbitals which are higher up in the energy, we call them to be EG orbitals. We call them to be EG orbitals. तो ये कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dzx. and ये कौन कौन से हैं? dx square minus y square और d. बोलो बेटा, क्लियर? चलें आगे. क्या बेटा? नाम दिया उसका तो क्या बताऊं उसमें? ईजी क्यों नाम दिया ये बताऊं? जब लीगेंड आएगा तो अभी नहीं पढ़ा कि एनर्जी में सेपरेट आउट हो जाएंगे. 2 हायर अप इन द एनर्जी चले गए, 3 लोअर डाउन इन द एनर्जी आ गई. ये नहीं देखा यहाँ पे? ये क्या देखा था? हायर वाले 2 हो गए, लोअर वाले 3 हो गए, तो उसको सेपरेट आउट करके दिखा दिया. यार 3 लोअर डाउन इन द एनर्जी हैं, मैंने चेंज तो किया ही नहीं. मैंने चेंज किया था, तुमने अपने आप चेंज कर दिया, तो मैं क्या करूं बता? ठीक है. सो द एनर्जी डिफरेंस, दिस, ये जो एनर्जी डिफरेंस Eg और T2G के बीच का होता है, इसको आप नाम देते हो डेल्टा नॉट. डेल्टा नॉट गिवन द नेम ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा नॉट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. लिख सकते हो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है बेटा? हाँ, नॉट इज फॉर द ओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ओ है. इतनी बात क्लियर? ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यहां से अगर मैं देखूं
ये दोनों भी आपस में कुछ एनर्जी से डिवाइड अप हो जाते हैं, उसकी भी अभी बात करूंगा। ये जो टोटल डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा नॉट, दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीगेंड। ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ लीगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड होएगा तो दिस स्प्लिटिंग वुड बी हायर, और अगर वीक लीगेंड होएगा तो दिस स्प्लिटिंग वुड बी लोअर। तो मतलब यहां पे मान लो मैं इसको दिखा रहा हूं आप कि मैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड का केस कर रहा हूं राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट पे इसी को मैं दिखा देता हूं आपको वीक लीगेंड का केस यहां पे। आप उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? यहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है और यहां पे एनर्जी डिफरेंस है ऐसा। सो ओवर हियर दिस डेल्टा नॉट इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ दैट डेल्टा नॉट, यस और नो? हाँ या ना? और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ लीगेंड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमने कौन सा लीगेंड पढ़ा? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कौन सा लीगेंड पढ़ा? वीक लीगेंड। डिपेंडिंग अपॉन दैट द डेल्टा नॉट इज बीइंग वेरीड। ठीक है, आगे चल सकता हूं। ये वाले जो ईजी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर हायर्ड अप इन द एनर्जी बाय 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट, एंड ये जो नीचे चले जाते हैं एनर्जी में, दे आर लोअर डाउन इन द एनर्जी बाय 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट। मतलब अगर ये एनर्जी डिफरेंस मान लो 100 किलो जूल है, दिस एनर्जी डिफरेंस लेट्स से इट्स 100 किलो जूल, तो ये इस बेस एनर्जी से 3/5 ऑफ 100 दैट इज 60 किलो जूल ऊपर चले जाएंगे, और ये 40 किलो जूल नीचे आ जाएंगे एनर्जी में। दिस इज द सेपरेशन ऑफ एनर्जी। पक्का? चलें आगे। ठीक है, अब आपने पूरा का पूरा क्रक्स जान लिया है कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब बस हमारे को इसका रिजल्ट देखना है कि इसके फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आप कैसे करते हो। स्ट्रॉन्ग लीगेंड में एक चीज ध्यान रखोगे, दैट डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब क्या है सर इसका? हर एक ऑर्बिटल्स के पास टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की मैक्सिमम। अगर इस ऑर्बिटल में मान लो ये पांचों ऑर्बिटल ही तो हैं 3+2, किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से अगर है और उसमें जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, पेयरिंग करने में जब आप रिपल्शन हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे, दैट एनर्जी आई कॉल इट टू बी द पेयरिंग एनर्जी। The energy that need to be supplied for the repulsions, to overcome the repulsions between the electrons when you are pairing up the electron, उसको बोलते हो आप पेयरिंग एनर्जी। और ये डेल्टा नॉट क्या होती है बेटा? अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करना है, उसको इधर से इधर जंप करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? दिस डेल्टा नॉट। समझ गए दोनों एनर्जीज? और वीक लिगेंड में इसका उल्टा हो जाता है, डेल्टा नॉट इज लेस एंड पेयरिंग इज मोर। ये आपको वो बताएगा नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीक लिगेंड में डेल्टा नॉट छोटा होता है, पेयरिंग बड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग बड़ी होती है, डेल्टा नॉट बड़ा होता है, पेयरिंग छोटी होती है। समझ में आया कुछ? ऐसा बाउंसर की तरह। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपसे क्या बोल देता है? बोलता है कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, या बोला कि D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए या D4 आयन के लिए आप क्या करो, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड। D4 आयन का मतलब d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल रहा है। तो आई एम स्टार्टिंग विद D1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। अगर हम D1 के साथ स्टार्ट करें, एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो चाहे वो वीक लिगेंड का केस हो, सबसे पहले कहां पे फिल होएगा? जहां पे एनर्जी कम लग रही होगी। मतलब वो T2G में जाके इजीली यहां पे फिल हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? बोलो। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D1 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड क्या लिख सकता हूं? T2G1 Eg
0, T2G1, Eg0। यस और नो? अगर D2 का केस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, D2 का केस है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो यहां पे पेयर अप कर ले, या पेयर अप ना करके क्या कर ले, सिंगली फिल्ड हो जाए ऊपर वाले ऑर्बिटल में। इसमें इन तीनों की तो एनर्जी सेम है ना, तो वो क्या चाहेगा, नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में सिंगली फिल हो, क्योंकि पेयरिंग में तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट वुड बी डिफिकल्ट, तो वो क्या करेगा, यहां पे सिंगली फिल हो जाएगा। सिमिलरली द केस फॉर द वीक फील्ड लिगेंड। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2G2 Eg0 एंड T2G2 Eg0। क्लियर? ठीक है, चलें आगे। D3, अगर D3 का केस होगा, अगेन वो क्या चाहेगा, यहां पे सिंगली फिल हो जाए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग का केस हो चाहे वो वीक का केस हो। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G3 Eg0, T2G3 Eg0। अब यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होएगी हमारी, डिवीजन स्टार्ट होएगी हमारी। क्या, ये देखो अब D4, D4 का केस। अब D4 वाले इलेक्ट्रॉन के पास स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में 2 चॉइसेस है। एक चॉइस है कि वो यहां पे पेयर अप हो जाए, एक चॉइस। दूसरी चॉइस कि वो पेयर अप ना होए, वो कहां चला जाए, ऊपर चला जाए फिल होने। तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके फिल होएगा जहां पे उसको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़े। तो अगर वो नीचे फिल होता है तो पेयरिंग एनर्जी लगेगी, अगर वो ऊपर जाता है तो डेल्टा नॉट लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कहां फिल होना चाहेगा, नीचे पेयर अप कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6th इलेक्ट्रॉन वुड बी पेयर, 4th इलेक्ट्रॉन वुड बी पेयर्ड अप, और वीक फील्ड लिगेंड में वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। सो इट वुड बी लाइक दिस, सो इट कम्स आउट टू बी T2G 4 Eg0 एंड T2G 3 Eg1। आगे चले, अब D5 के केस की बात आती है। बेटा D5 में भी सिमिलर होएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर अप हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके सिंगली फिल हो जाएगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, T2G5 Eg0, T2G3 Eg2। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट, अब आती है बात D6 की। अभी भी यहां पे एक ऑर्बिटल है जिसमें वो पेयर अप कर सकता है, ये लो उसने पेयर अप कर लिया, 6th इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो गया। यहां पे अब सारे सिंगली फिल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप कहां पे करना चाहेगा, नीचे या ऊपर। बेटा अगर ऊपर जाके वो पेयर अप करेगा तो ऊपर जाने के लिए उसको डेल्टा नॉट भी देना पड़ेगा और पेयरिंग भी देनी पड़ेगी। बट अगर नीचे फिल होएगा तो नीचे तो खाली पेयरिंग चाहिए ना, डेल्टा नॉट तो चाहिए ही नहीं उसके लिए। तो एनर्जी कम कहां लग रही है, नीचे फिल होने में या ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप कर लेगा। उसको पेयर अप ही करना है तो वाई टू गो अप, इट वुड पेयर अप लोअर, दैट इज T2G में पेयर अप करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई, T2G6 Eg0 एंड T2G 4 Eg2। किसी को डाउट यहां तक? D7, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में तब क्या हो जाएगा, ये तो सब अब कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। बची प्रोबेबिलिटी कहां, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगली फिल। और इधर नीचे जब सिंगली पेयर हुआ है तो एक और भी यहां पे पेयर अप हो जाएगा। ये लो क्या बन गया, T2G6 Eg1 और T2G5 Eg2। ठीक है, और लास्टली मैं D8 की बात करता हूं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको मिलते नहीं है जब आप आयंस की बात कर रहे होते हो। तो D8
एट्थ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या करेगा, पेयर अप करेगा या सिंगली फिल होएगा? सिंगली फिल होएगा, क्योंकि अगर पेयर अप करेगा तो डेल्टा नॉट भी दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और पेयर अप करने के लिए पेयरिंग एनर्जी भी चाहिए होगी। जब उसके पास पॉसिबिलिटी है सिंगली फिल होने की, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द सिंगली फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल। और यहाँ पे इधर अब पेयर अप कर जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन वुड बिकम T2G6 Eg2 T2G6 Eg2। बोलो बेटा क्या नहीं आया, बोलो 5 के बाद। बेटा 5 के बाद उसने पेयर अप करना है, कहां पे पेयर अप करेगा, नीचे करना चाहेगा ऊपर? कहां पे कम लगेगी बताओ? नीचे पेयर अप करेगा तो खाली पेयरिंग एनर्जी लगेगी, ऊपर पेयर अप करेगा तो पेयरिंग भी लगेगी, डेल्टा नॉट भी लगेगा, इसलिए नीचे पेयर अप करना स्टार्ट कर दिया उसने। पॉसिबिलिटी दोनों थी उसके पास, बट एनर्जी कम लग रही थी कहाँ, नीचे, ऊपर ज्यादा लगती इसलिए। तो T2G4 हुआ, फिर T2G5 हुआ, फिर T2G6 हुआ। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, प्लीज क्लियर इट ऑफ। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज डन, इतना ही ये टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया पूछो, इसी की थोड़ी एक्सटेंशंस पढ़ूंगा बस, और कुछ नहीं करना। नोट डाउन करो जल्दी से। चलो स्टार्ट करना चाहूंगा फिर आगे। अब कॉन्सेप्ट सीख गए, समझ में आ गया, सब चीज ठीक है, बट बात आती है सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट तो बता दिया, क्या चीज है सब बता दी, बट द थिंग इज हाउ द क्वेश्चन वुड बी फ्रेम्ड आउट ऑन दिस। पहले टाइप का क्वेश्चन, शो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या शो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय अ डायग्रामेटिकल सीक्वेंशियल मैनर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने, कुछ नहीं करना, ये 5 लाइन्स आर देयर, एनर्जी एक्सिस है वाई एक्सिस, एंड यू स्प्लिट इट अप, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग दिखा दो, स्प्लिट हो गया बस। वीक वाले में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, स्ट्रॉन्ग वाले में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट दे कैन आस्क। T2G EG सब चीज मेंशन कर दो, हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना। सेकेंड वे, they would say that what would be the configuration, what would be the hybridization या configuration for D4 ion when delta naught is greater than P। तो आपको याद रखना पड़ेगा that this is a case of strong field ligand। तो strong field ligand में D4 की configuration होती है T2G4 EG0, या वो बोल देता राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो ऐसे भी बोल सकता था। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट बड़ा होता है या P बड़ा होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अनदर टाइप, आपको वो क्या करेगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने, कोई एक कॉम्प्लेक्स क्या दे दिया, मान लो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है। बोला राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन CFT यूजिंग D2G एंड EG ऑर्बिटल्स। अब आपको कोई D4 D5 D3 कुछ नहीं बताया, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ नहीं बताया, कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब पहले तो आप प्रिडिक्ट करो दैट इज इट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। सो इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अब आप चेक करो सेंट्रल एटम पे चार्ज क्या है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है CO पे 3+ चार्ज, और CO 3+ की कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता लगती है शायद होती है कुछ ऐसी 3D6 4S0। तो आपको किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, D6 की फॉर स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड, D6 की फॉर वीक लिगेंड इज T2G4 EG2। easy। These are the 3 types in which the CFT can be asked from you। आगे चल सकते हैं, इतनी बात क्लियर है सबको अच्छे से, कुछ पूछना हो पक्का? चलें आगे।
अब ये जो अभी आपने CFT सीखी थी, दिस वाज द CFT इन द octahedral complexes. A CFT can be there in the tetrahedral complexes as well. So crystal field splitting in tetrahedral complexes. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताओ, हाउ इट टेक्स प्लेस, दिस इज द थिंग. सो बेटा TD कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, CFT दोनों में एग्जैक्टली सेम रहती है विद द डिफरेंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की शेप कुछ डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग डिफरेंट हो जाती है. TD कॉम्प्लेक्स की शेप ऐसी होती थी, मेटल विद अ 4 लिगेंड्स अराउंड इट, यही था टेट्राहेड्रल शेप. तो इसमें स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड. स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड मतलब उसमें क्या कर रहे थे, 2 ऑर्बिटल्स जो ऊपर जा रहे थे EG वाले, 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ रहे थे T2G वाले, यहां पे उल्टा हो जाएगा. 2 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे एनर्जी में, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे एनर्जी में. दैट इज द थिंग दैट टेक्स प्लेस इन द TD कॉम्प्लेक्सेस. तो अगर मुझे TD कॉम्प्लेक्स के लिए शो करना है तो इट वुड बी लाइक दिस. 5 ऑर्बिटल्स है, दिस इज द y axis is the energy axis, so they split up like this. These are T2G orbitals and these are EG orbitals, and the energy difference between the two we call them to be delta T. वहां डेल्टा नॉट यूज कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहां डेल्टा T यूज करोगे टेट्राहेड्रल के लिए. गॉट इट? पक्का? और जो डेल्टा T होता है बेटा, दैट इज 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट. मतलब ज्योमेट्री ऑफ द लीगेंड पे जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है. अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग कम होएगी, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होएगी. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एनर्जीज इज दैट डेल्टा T इज 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, और यू कैन से 50% ऑफ डेल्टा नॉट अप्रोक्सीमेटली. एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ डेल्टा नॉट. बात समझ गए? चले आगे. क्लियर टू ऑल? सो TD और OH कॉम्प्लेक्सेस में पता रहना चाहिए आपको क्या डिफरेंस होता है. कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वर्सेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू. ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे. या इसी का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, बोलता है कि इफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 20,000 किलोजूल पर मोल या कुछ भी, देन व्हाट वुड बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. MCQs का क्वेश्चन है, जब एग्जाम्पलर कराऊंगा तो दिखाऊंगा. MCQs में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला. वैल्यू दे दी है आपको उसकी, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि डेल्टा T की क्या वैल्यू होगी. हो जाएगा? चलें आगे. अब ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये सबसे मेजर एक इशू को एड्रेस करता था, दैट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई सा भी हो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कलर्ड इन नेचर. मेजॉरिटी ऑफ देम आर कलर्ड इन नेचर. कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ CFT. अगर कॉम्प्लेक्सेस में CFT ना हो ना पाए, कोई प्रॉब्लम हो रही है, CFT इज नॉट
पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स, तो दैट कॉम्प्लेक्स वुड बी कलरलेस। अगर CFT हो रही है तभी वो कलर्ड हो सकता है, CFT के बिना वो कभी भी कलर्ड। द ओनली एंड ओनली रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स टू बी कलर्ड इज CFT, sir. Why? So now comes the color in the coordination compounds. मैंने बोला दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड इन नेचर। द थिंग इज व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड इन नेचर, देयर आर टू मेजर रीजंस। पहला होता है बेटा दैट दे शुड बी हैविंग विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज उनके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, बट एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होएगा तभी वो कलर्ड हो सकता है, अगर वो डायामैग्नेटिक है तो वो कलर्ड नहीं हो सकता। पैरा वुड ओनली बी कलर्ड, डाया वुड नॉट बी कलर्ड। डाया और पैरा कैसे डिसाइड करते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाया। सेकेंड, it is a very important thing, that is ये मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मल्टीपल टाइम्स पॉइंट यूज करूंगा, डी ट्रांजिशन वाला। दिस इज ओनली द रीजन मेरे को कोऑर्डिनेशन पहले कराना पड़ा आपको ये डी ट्रांजिशन समझाने के लिए कि होता क्या है ये। अब कलर इज बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। पहली चीज उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद डी ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं। अब क्या होती है, कैसे होती है, सुनते हैं अच्छे से। देखो आपने बात करी दैट मान लो ये 5d ऑर्बिटल्स थे, These 5d ऑर्बिटल्स आर बीइंग डिवाइडेड अप इन द एनर्जी। मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात लेके चल रहा हूं बच्चा, तो दो ऊपर Eg वाले और तीन नीचे T2g वाले, एंड द एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा नॉट। कुछ भी हो एनर्जी डिफरेंट, XYZ कुछ भी। I said that there is a complex that is having with one unpaired electron। कोई एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, मान लो यहां पे है। अब कॉम्प्लेक्सेस के पास क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या चाहेगा, इट वुड ट्राई टू जंप फ्रॉम T2g लेवल टू Eg लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो भी आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे या एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी होगी, इट वुड ट्राई टू जंप। तो वो अपने आप को क्या करेगा, एक्साइट करेगा वो इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन वुड बिकम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड ट्राई टू जंप फ्रॉम हियर टू हियर बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी। एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ओवर हियर, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब यार जो इलेक्ट्रॉन नीचे था वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि एनर्जी उसके पास कम थी तो वो स्टेबल था ना। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो तो क्या करा, जंप कर गया ऊपर। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या बन चुका है, अनस्टेबल बन चुका है। अब वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन तो अगेन इट वुड ट्राई टू बिकम स्टेबल, तो अगेन दैट इलेक्ट्रॉन वुड ट्राई टू कम फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू lower energy level by releasing the same amount of energy, that is energy is being released। और बेटा जो ये released energy है, this released energy would be lying somewhere in the visible spectrum। जो पूरा विबग्योर होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, हर किसी कलर की कोई स्पेसिफाइड वेवलेंथ होती है, मतलब हर एक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और जो एनर्जी इसने रिलीज करी होगी वो एक पर्टिकुलर कलर को कोरस्पॉन्ड करती होगी, बट कॉम्प्लेक्स वो कलर नहीं शो करेगा।
कॉम्प्लेक्स वुड शो अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर. अगर जैसे ब्लू कलर की ये लाइट रिलीज होती है, ये वाली जो एनर्जी रिलीज हुई, लेट से दिस एनर्जी लाइज इन द स्पेक्ट्रम वेयर द कलर इज ब्लू कलर, तो दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी आ, यू कैन से रेडिश कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ब्लू ग्रीन होएगा तो और कोई कलर हो जाएगा. हर एक कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है. एवरी कलर इज हैविंग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर. रेड का ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन का रेड होता है. तो अगर ये रेड कलर की लाइट रिलीज हो रही थी तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होएगा? ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होएगा. अगर ये ब्लू ग्रीन की रिलीज हो रही थी तो कॉम्प्लेक्स क्या होएगा? रेडिश कलर का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो एवरी कॉम्प्लेक्स इज हैविंग विद अ complementary color. It would not be the same color that is being released. बात समझे? In this manner we say that there is a DD transition. जो unpaired electron लोअर एनर्जी लेवल में था, Eg में था, T2G में, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर एनर्जी लेवल पे गया, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके जब वो ग्राउंड स्टेट में आया, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड लाई समवेयर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. जहां पे वो लाई करेगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो आपको शो करेगा. इस वजह से बेटा हर कॉम्प्लेक्स का कलर अलग होता है, चाहे वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग अलग हो, बट अलग होता है. क्यों? क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स वुड बी हैविंग विद द डिफरेंट लीगेंड अटैच टू इट. और अगर लीगेंड चेंज होएगा तो दिस एनर्जी वुड चेंज, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ लीगेंड पे. स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग में भी कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक में भी कितना वीक है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट. अगर लीगेंड चेंज हुआ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चेंज हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब चेंज हुई, एनर्जी रिलीज चेंज हुई. तो जहां पे लाई करेगी, जिसको कोरोस्पॉन्ड करेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी तो चेंज हो जाएगा. yes or no? That's why we say that all the complexes have different colors. और दूसरी बात, अब कहता है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप हीट करते हो, अगर उस कॉम्प्लेक्स में आपके पास वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, लेट से, इट रेंडर्स द कॉम्प्लेक्स टू बी कलरलेस. आप कभी नोटिस करना, कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है आपके पास ब्लू कलर का होता है, इफ यू वुड हैव नोटिस दैट. अगर आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो कलरलेस हो जाता है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. क्यों? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेट से, आपने इसको हीट किया. हीट करने से क्या हुआ बेटा? कॉम्प्लेक्स में से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गए. अगर वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गए तो अब तो लीगेंड ही नहीं बचा. और अगर लीगेंड नहीं होएगा तो क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो क्यों रही थी? सबसे पहले बेसिक चीज याद करो, लीगेंड आ रहा था जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही थी. अगर लीगेंड ही नहीं है तो रिपल्शन ही नहीं है. मेटल तो एज इट इज बैठा हुआ है आराम से, उसके पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, एनर्जी सेपरेशन नहीं हुआ. जब सेपरेशन नहीं हुआ तो डी डी ट्रांजिशन कहां से लेकर आओगे? और जब तक डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी क्या कलर हो सकता है? दैट्स वाई अगर आप लीगेंड हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो दैट रेंडर्स द कॉम्प्लेक्स टू बी कलरलेस. एक कलरलेस होता है अगर डायामैग्नेटिक इन नेचर है, दूसरा कलरलेस हो जाता है अगर आप लीगेंड्स को रिमूव कर देते हो तो. आर वी ऑल क्लियर? कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स? पक्का? सो जो हम स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड की बात बोल रहे हैं बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द थिंग दैट की कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आप अगर नोट्स में देखोगे तो मैंने वहां पे दे रखी है पूरी सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एंड वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गाइड करती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, कौन सा लीगेंड वीक लीगेंड है. जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे लाई करते हैं दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पीछे लाई करेंगे दे आर द वीकेस्ट ऑफ ऑल. एम आई क्लियर? एंड ये भी शायद आपको पता होना चाहिए, याद रखना है आपको,
11th में पढ़ा था ये, शायद याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद होगा तो फिजिक्स में अभी पढ़ लोगे, एटम और न्यूक्लियाई में आएगा ये जरूर से, ठीक है। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वेयर h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड E इज द एनर्जी। और वी कैन से दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जिस भी लिगेंड की एनर्जी ज्यादा होएगी उसकी वेवलेंथ क्या होएगी, सबसे कम होएगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होएगी उसकी एनर्जी कम होएगी। इस चीज को ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस एज वेल। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं चीजों को, फिर चलते हैं आगे। तो अगर आप लिगेंड चेंज कर दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, लिगेंड रिमूव कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट थिंग्स।